यूपीएससी आईएएस 2011 हिस्ट्री के सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, धर्म व रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सेकंड स्टेटमेंट है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट रिलेवेंट है क्वेश्चन 1 से। धर्म और रीत के बारे में व्याख्या है, वैदिक कालीन लोग आस्तिक थे। क्या थे? आस्तिक थे तथा धर्म को व्यक्तियों के दायित्व व कर्तव्यों के रूप में देखते थे। रीत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक व नैतिक व्यवस्था आदि के रूप में की गई है। वरुण क्या था? रीत के देवता थे। वरुण क्या थे? रीत के देवता। ऋग्वेद के श्लोकों में रीत के ह्रास पर दुख व्यक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो दोनों ही बातें सही है। व्याख्या है, सिंधु सभ्यता में धार्मिक तत्व की उपस्थिति थी परंतु धर्म का स्वरूप इहलौकिक था, धरती से रिलेटेड, सांसारिक तथा व्यावहारिक था। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य मिले हैं। सेंधव काल में कपास की खेती की जाती थी, तो मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक मेन प्लेस था। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न 3 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? किन किन बातों की? पहला स्टेटमेंट है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। सेकंड है, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तीसरा है, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट राइट है और पहला गलत है, क्योंकि इसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं था। नेहरू रिपोर्ट में व्याख्या, नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी। साइमन कमीशन को नियुक्त करने वाले तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड बर्केनहेड का यह कथन था कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्रूवमेंट के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। ये बात नेहरू रिपोर्ट में बताई गई थी। भारतीय नेताओं ने फरवरी, मई, अगस्त 1928 में विभिन्न सर्वदलीय सम्मेलनों का आयोजन किया। फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। उस समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कहलाई। उसमें सिफारिशें क्या थी? नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारत का एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, वायसराय की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल अस्वीकार कर दिया गया। इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक से निर्वाचन मंडल रखा जाए। नागरिकता को परिभाषित करने के साथ साथ मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। तो क्या थी भूमिका उषा मेहता की? गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने की। कब? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रहीं। वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात रही। उषा मेहता जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और 1942 के आंदोलन में भूमिगत होकर उन्होंने आजाद दशा का गठन किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। रेडियो स्टेशन का मुख्य कार्य कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना था। कालांतर में रेडियो स्टेशन सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। प्रश्न नंबर 5, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद
कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ए में है रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। बी में है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। सी स्टेटमेंट में है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो जो इसमें प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेवेंट ना तो ए है, ना बी है और ना ही सी है। तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ लिखा हुआ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो भू व्यवस्था थी उस प्रणाली को लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। कानूनी विवाद होते गए। क्यों होते गए तो उनको हम जानेंगे। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? तो ये तीनों ही इसके कारक नहीं जोड़कर देखे जा सकते हैं। क्यों? तो इसकी व्याख्या है स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था भू व्यवस्था। इसमें क्या प्रावधान बनाए गए थे कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त में कि जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। किसको? जमींदारों को तो क्या कर दिया गया? भूस्वामी बना दिया गया। उस समय तक उन्हें उनकी भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता था जमींदारों को, जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते थे। जब तक वे सरकार को निश्चित लगान दिया करते थे जमींदार, तब तक उनको भूस्वामी माना जाता था। राजस्व के कर का विभाजन सरकारों और जमींदारों के बीच किया गया। किसके बीच में किया गया? सरकारों और जमींदारों के बीच में रेवेन्यू टैक्स का। सरकार के लिए राजस्व का 10/11 और जमींदारों के लिए राजस्व का 1/11। भू राजस्व को स्थायी बना दिया गया। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में लागू की गई, जो कुल क्षेत्र का 19% थी। कृषकों, जिन्हें रैयत भी कहा जाता था, की स्थिति किराएदार के रूप में स्वीकार की गई। भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं था। कृषकों का परंपरागत कृषि संबंधी अधिकार जैसे चरागाह, वन आदि समाप्त हो गए थे। इस व्यवस्था में निम्न कारणों से कानूनी विवादों में बढ़ोतरी देखी गई कि जमींदारी का क्षेत्र पूर्णतः निर्धारित न होना, जमींदारों व कृषकों के बीच अनेक होने के कारण भी विचार विवाद बढ़े। जमींदारों और कृषकों के बीच अनेक विवाद हुए। भूमि को बिक्री योग्य बना देने के कारण भी विवाद बढ़े। जमींदारों व कृषकों के बीच अनेक मध्यस्थ होने के कारण भी विवाद बढ़े। तो इस प्रकार से जो भूमि में स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी, वो भू व्यवस्था, तो उसमें जो कानून बनाए गए थे उनके विवादों का बढ़ना इसी कारण था। तो इस प्रकार ये तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हुए, क्योंकि रैयत की तुलना यहाँ पे की गई है स्टेटमेंट की जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, इम्पावरफुल बनाना। किसको? जमींदार की स्थिति को। जबकि यहाँ पे रैयत की तुलना उससे की ही नहीं गई है। रैयत को तो भूमि का मालिक माना ही नहीं गया था, केवल जमींदार को ही उसका भूस्वामी माना गया था, वो भी जब तक वो उसे टैक्स देता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं बनाया गया था, खुद जमींदार ही उनकी भूमि के मालिक थे। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, न्यायिक पद्धति को कहाँ और विवाद उलझता गया और विवादित होता गया, ऐसे कानून लाए गए थे। इसलिए प्रश्न नंबर 6 है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण, आंसर है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से। व्याख्या है जैन धर्म अनिश्वरवादी है, ईश्वर सृष्टि का संचालक नहीं है। जैन धर्म के अनुसार नियंत्रक, और जैन धर्म संसार को शाश्वत, नित्य, अनश्वर और वास्तविक अस्तित्व वाला मानता है। इसके अनुसार पदार्थ का मूल विनाश नहीं होता है, केवल रूप परिवर्तन होता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपना स्वयं का भाग्य विधाता स्वयं है। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है, उसके सारे सुख दुख इस कर्म के कारण ही है। ये बात जैन दर्शन में बताई गई है।
प्रश्न नंबर 7 है, सन 1893 ईस्वी में सर विलियम वेडरबर्न तथा WS केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? किस उद्देश्य से की थी? तो इसका आंसर होगा भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु, हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। वेडरबर्न ने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी। 1889 और 1910 में कांग्रेस अध्यक्ष वे बने। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। उपनिवेशी शासन काल में क्या थे? होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? पहला स्टेटमेंट, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल सही, इस पर भी खर्च होता था, होम चार्जेज होता था इस पर। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी इसमें आएगी होम चार्जेज में, होम चार्जेज निधि। थर्ड स्टेटमेंट, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये रॉन्ग है, क्योंकि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि हमेशा गृह व्यय पर पूर्णतः निर्भर नहीं होती थी, हमेशा निर्भर नहीं होती थी। और स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि होती थी भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। R.C. दत्त द्वारा लिखित पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में गृह व्यय का सिद्धांत दिया गया था। इसके अंतर्गत भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन में किया गया खर्च आता है। तो इंग्लैंड में नियुक्त जो भी यूरोपीय अधिकारियों के वेतन भत्ते होते थे, सैन्य खरीदारी होती थी, भारत सचिव के ऑफिस का खर्च, भारतीय सार्वजनिक ऋण रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क आदि होम चार्जेज के प्रमुख संगठक हुआ करते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में भारत का शोषण किया गया। इसके तहत धन निकासी, गृह व्यय जैसे तरीकों से भारत की धन संपदा को ब्रिटेन की ओर क्या किया गया था? प्रवाहित किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन से रिलेवेंट है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड नहीं है।